और स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। राज्यसभा में बुधवार को ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल लंबी बहस के बाद पास हो गया। वोटिंग के जरिए राज्यसभा में ओबीसी आरक्षण से जुड़ा बिल पारित हो गया। इसके पक्ष में 187 वोट पड़े। लोकसभा से ये बिल 10 अगस्त को पास हो गया था। बिल मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। बुधवार को केंद्रीय सामाजिक न्याय वीरेंद्र कुमार ने इस बिल का सदन में प्रस्ताव किया और चर्चा की शुरुआत की गई। उन्होंने कहा कि संविधान संशोधन राज्यों को ओबीसी सूची तैयार करने का अधिकार देने के लिए लाया गया है। संसद के मॉनसून सत्र की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पाई, जिसके बाद लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित भी कर दिया गया। दरअसल विपक्ष पेगासस जासूसी कांड, कृषि कानून, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरता रहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सत्र में कार्रवाई अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रही। सत्र के दौरान संविधान के 127वें संशोधन विधेयक समेत कुल 20 विधेयक पारित किए गए। 66 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। इसी खतरे के अंदेशे को भांपकर सिविल हॉस्पिटल परिसर में 96 बेड का आधुनिक अस्पताल लगभग तैयार है। इस अस्पताल में केवल कोरोना के पेशेंट्स ही रखे जाएंगे और साथ ही यहां पर ऑक्सीजन में अन्य सभी सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी। जिला सिविल अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में करीब 70% लोगों को कोरोना वैक्सीन की फर्स्ट डोज लग चुकी है और सेकेंड डोज लगभग 23% लोगों को लगा दी गई है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में अन्नपूर्णा उत्सव मनाने का फैसला किया है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर बताया कि अन्नपूर्णा उत्सव को सफल बनाने के लिए 18 और 19 अगस्त को 68 लाख थैलों में गरीब पात्र परिवारों को राशन वितरित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत नवंबर तक प्रदेश में गरीबों को निःशुल्क राशन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झज्जर के गांव खानपुर खुर्द में लाडो की बगिया ऑक्सीजन का शुभारंभ किया। सीएमओ की ओर से ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी गई। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र की करीब 500 बेटियों ने एक साथ पौधारोपण किया। पौधारोपण के साथ इन बेटियों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। इस मौके पर वन एवं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। गृहमंत्री अनिल विज ने सभी अधिकारियों को चेतावनी देते हुए अपने अपने दफ्तरों की फाइल को क्लियर करने का आदेश दिया है। उन्होंने अधिकारियों को काम करने के सख्त आदेश दिए हैं। अनिल विज ने कहा कि जब मैं ऑक्सीजन लगाकर अपने दफ्तर में बैठकर काम कर सकता हूं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हमने लोगों की सेवा करने की शपथ ली है। अनिल विज ने बताया कि उन्हें फाइलें पेंडिंग की शिकायत मिल रही है, जिसके बाद अब विज ने कहा कि अब जो अधिकारी समय पर काम पूरा नहीं करेगा उसे ठीक करना हमें आता है। इधर खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बुधवार को खनन विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक ली। मूलचंद शर्मा ने बताया कि बैठक में ये चर्चा की गई कि कितनी साइट्स पर माइनिंग चल रही है और भविष्य में कहां पर माइनिंग शुरू की जाएगी। मॉनसून सीजन के दौरान विभाग को कितनी रिकवरी करनी है उस पर भी मंथन किया गया। वहीं इस दौरान मूलचंद शर्मा ने नौकरियों के मामले में विपक्ष को घेरते हुए कहा कि जब विपक्ष सत्ता में था तब नौकरियां बिका करती थी। उन्होंने कहा कि मनोहर सरकार में मेरिट और योग्यताओं के आधार पर नौकरियां दी जा रही हैं। ये मनोहर सरकार है जहां न खर्ची चलती है और न पर्ची चलती है।
दिल्ली में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने पत्रकारों से कई मसलों पर बातचीत की। पूर्व सीएम ने प्रदेश सरकार पर भी कई बड़े हमले किए। पेपर लीक से लेकर महंगाई तक उन्होंने हर मोर्चे पर सरकार को विफल करार दिया। हुड्डा ने कहा कि पेपर लीक घोटालों ने युवाओं को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है और वो युवाओं की आवाज को विधानसभा के मॉनसून सत्र में पुरजोर तरीके से उठाएंगे। पूर्व सीएम ने जानकारी दी कि सत्र शुरू होने से पहले 19 तारीख को कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। इसमें उन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी जिन पर प्रदेश की जनता सरकार से जवाब चाहती है। टोक्यो ओलंपिक में शानदार खेल दिखाने के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम का देश में शानदार तरीके से स्वागत किया गया। इसी बीच बुधवार को भारतीय महिला हॉकी टीम ने गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात की। इस दौरान अनिल विज ने महिला हॉकी टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए महिला हॉकी टीम की तुलना झांसी की रानी से की। अनिल विज ने हॉकी टीम के हरियाणवी अंदाज में खूब प्रशंसा की। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार टोक्यो ओलंपिक में सेमीफाइनल तक पहुंचकर इतिहास रचने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल प्रदेश की 9 खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए देने वाली है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 13 अगस्त को ओलंपिक से खेलकर वापस लौटे खिलाड़ियों से पंचकुला में मुलाकात करेंगे और उनका मान सम्मान भी बढ़ाएंगे। ये जानकारी मुख्यमंत्री के ओएसडी गजेंद्र फोगाट ने सोनीपत में आयोजित एक कार्यक्रम में दी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सब खिलाड़ियों के लिए असीम स्नेह दिखाते हुए उन्हें दिल खोल के आशीर्वाद दिया। नगद इनाम के साथ उनके लिए उच्च पद पर सरकारी नौकरी की घोषणा भी की गई है। सरकार की श्रेष्ठ खेल नीति और खिलाड़ियों की मेहनत के बदौलत हरियाणा पूरे देश का मान बन गया है। टोक्यो ओलंपिक में 41 साल बाद कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम के सदस्य सुमित का सोनीपत में जोरदार स्वागत किया गया। गांव की बेटियों ने सुमित को तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान मां की यादों में भावुक हुए सुमित ने कहा कि ये मेडल मां को समर्पित, भले ही आज मां उनके साथ ना हो लेकिन मां के नाम का लॉकेट गले में डाला हुआ है। वहीं सुमित ने बताया कि उन्होंने जिंदगी का पहला और आखिरी मैच समझकर इस मैच को खेला था। पंचकुला में कैफे, लाउंज, रेस्टोरेंट्स और क्लब संचालकों ने अपनी मांगों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्लब संचालकों ने कांग्रेस नेताओं पर राजनीति करने का आरोप लगाया है और कहा है कि वो गृह मंत्री अनिल विज को इसे लेकर ज्ञापन भी सौंपेंगे। क्लब एसोसिएशन के बैनर तले सभी क्लब संचालकों ने कहा है कि वो सरकार और प्रशासन का सहयोग चाहते हैं और ये सहयोग करने को भी तैयार है। साथ ही ये भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी हुक्का बार या क्लब में निकोटिन युक्त हुक्का ना परोसा जाए। बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट नए विवाद में घिरती हुई नजर आ रही है। सोशल साइट पर लाइव चैट के दौरान अनुसूचित जाति से संबंधित प्रतिबंधित शब्द का इस्तेमाल करने पर एक्टिविस्ट रजत कलसन ने कानूनी नोटिस भेजा है। कलसन ने सोनाली फोगाट से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की बात कही। बीते 24 जुलाई को सोनाली फोगाट आदमपुरा के बाल समन क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की मीटिंग में शामिल होने पहुंची थी। इस दौरान किसानों ने मीटिंग का विरोध भी कर दिया था और इसी बीच सोनाली फोगाट सोशल साइट पर लाइव आई थी। वीडियो में सोनाली फोगाट ने अनुसूचित जाति से संबंधित एक शब्द का इस्तेमाल किया जो प्रतिबंधित है। पंचकुला के यादविंद्रा गार्डन में आयोजित 2 दिवसीय तीज महोत्सव के समापन समारोह पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पहुंचने से पहले भारी संख्या में किसान काले झंडे लेकर पहुंच गए। इस मौके पर एसडीएम, डीएसपी, एसएचओ भारी पुलिस बल के साथ तैनात रहे। वहीं किसानों ने यादविंद्रा गार्डन के पिछले रास्ते से रेस्टोरेंट में घुसने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने किसानों को हिरासत में लिया और बसों में बैठाकर वहां से ले गए। इस दौरान किसानों के साथ महिलाएं भी थी जिन्हें महिला पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हरियाणा किसान मंच की ओर से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिले भर में तिरंगा आजादी संग्राम यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें किसान अपने वाहनों पर तिरंगा लगाकर बरनाला रोड स्थित शहीद भगत सिंह स्टेडियम में पहुंचेंगे।
इस दौरान तिरंगा फहराया जाएगा। किसान मंच का कहना है कि तिरंगे की खातिर देश के लाखों युवाओं ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया ताकि देश का तिरंगा हमेशा ऊंचा रहे। सिरसा में बाबा बिहारी जी के 126वें अवतार दिवस पर बुधवार को श्री अखंड रामायण का पाठ हवन यज्ञ के साथ संपन्न हुआ। ट्रस्ट के प्रधान गोविंद कांडा और पदाधिकारियों ने सुख शांति समृद्धि की कामना को लेकर हवन में आहुतियां डाली। इसके बाद गोविंद कांडा ने भंडारे का शुभारंभ किया। उन्होंने खुद श्रद्धालुओं को प्रसाद दिया। इस मौके पर गोविंद कांडा ने कहा कि सिरसा पर सदैव संत महात्माओं का आशीर्वाद बना रहता है। उन्होंने कहा कि जो हमें हमारी संस्कृति से बांधे रखते हैं। उन्होंने कहा कि ये भाईचारे की भावना को प्रबल करते हैं। भंडारे में आकर सभी तरह के भेद खत्म हो जाते हैं। फतेहाबाद में एम्बुलेंस ड्राइवर भर्ती मामले में फॉर्म देने पहुंचे लोगों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल काफी संख्या में युवा होडा सेक्टर स्थित पॉलीक्लिनिक पर पहुंचे हुए थे और यहां पर अभी कोई भी भर्ती न निकलने संबंधी लगे नोटिस देखकर भड़क गए। इस दौरान युवाओं ने हंगामा शुरू कर दिया और बाद में पुलिस को शिकायत दी। वहीं भर्ती के लिए आवेदन करने वाले एक युवक ने बताया कि 26 जुलाई को पूरे प्रदेश में 564 चालकों की भर्ती निकाली गई थी। फतेहाबाद में 18 चालकों की भर्ती होनी थी, जिसके लिए सैकड़ों युवाओं ने फॉर्म भरने शुरू कर दिए और अब उन्हें चक्कर कटवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बुधवार को जब वो पहुंचे तो वहां एक नोटिस मिला जिस पर साफ लिखा है कि सिविल सर्जन कार्यालय की तरफ से कोई भर्ती नहीं निकाली गई और चालकों की भर्ती आउटसोर्सिंग के माध्यम से होनी है। नूह के गांव मामकीला में बुजुर्गों को 5 महीने की पेंशन नहीं मिली, जिसको लेकर बुजुर्ग कई बार अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं। बावजूद इसके बुजुर्गों की समस्या जस के तस बनी हुई है। पीड़ित बुजुर्गों का कहना है कि जून से अक्टूबर 2019 की पेंशन गांव के करीब 21 लोगों को नहीं दी जा गई है। उनकी रुकी हुई पेंशन लेने के लिए और बैंक अधिकारी से लेकर डीसी और समाज कल्याण अधिकारी तक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। फतेहाबाद में पिछले कुछ दिनों से अपनी पेंशन बनवाने के लिए दिव्यांग महिला दर-दर की ठोकरें खा रही हैं। महिला दोनों पैरों से चलने में असमर्थ हैं और जमीन पर घसीट कर चलती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस महिला को पेंशन नहीं मिल रही है। महिला के बेटे ने आरोप लगाते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग और समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने गुमराह कर रहे हैं। सीएमओ का कहना है कि महिला चलने फिरने में दिव्यांग ही नजर आ रही हैं, लेकिन इस केस में न्यूरोसर्जन की राय मशवरा चाहिए, इसलिए उसे अग्रोहा में न्यूरोसर्जन के पास भेजा है, क्योंकि यहां न्यूरोसर्जन की सेवाएं नहीं हैं। तो शाम के पंचायत भवन में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान कुलपति बीआर कंबोज किसानों से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की टीम फील्ड में जाकर किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए जुटी हुई है। इसके अलावा राज्य सरकार और कृषि मंत्री भी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर लगातार किसानों की समस्याओं को लेकर विचार विमर्श कर रहे हैं। गोष्ठी का विषय कपास के उत्पादन और बचाव की उन्नत तकनीक रखा गया है। उन्होंने कहा कि कपास की फसल में बेहतर उत्पादन के लिए कीट और रोगों का एकीकृत प्रबंधन जरूरी है। इसके लिए समय समय पर वैज्ञानिकों की ओर से फसलों संबंधित जारी हिदायतों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। झज्जर के राजकीय स्कूल में नवोदय की प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 240 बच्चों ने पेपर दिया। स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि परीक्षा के दौरान कोरोना की गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा गया है। प्रत्येक कमरे में 12 छात्रों को बिठाया गया और परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा गया। प्रत्येक बच्चे ने मास्क लगाया तथा परीक्षा में बैठने से पहले बच्चों के हाथ सैनिटाइज भी करवाए गए। सभी बच्चों का टेम्परेचर भी नापा गया। कोरोना का पूरा ध्यान रखते हुए परीक्षा से एक दिन पहले पूरे स्कूल को सैनिटाइज करवा दिया गया था, ताकि बच्चे कोरोना से बचे रहें। सिरसा में नया सत्र में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में 8 नए कोर्स शुरू हो रहे हैं। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर मलिक ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी। नई शिक्षा नीति के तहत इन सभी कोर्सेज की समय अवधि 4 साल के लिए की गई है। प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक ने बताया कि हरियाणा सरकार पूरे प्रदेश में 2025 तक नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूर्ण रूप से लागू करने के लिए वचनबद्ध है।
प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों की अनुपालना करते हुए CDLU में स्थापित यूनिवर्सिटी स्कूल फॉर ग्रेजुएट स्टडीज के अंदर शैक्षणिक सत्र से 8 फॉर ईयर डिग्री प्रोग्राम में 270 प्रतिभाशाली बच्चों का दाखिला किया जाएगा। प्रदेश में भले ही चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगा दिया गया हो, लेकिन बाजारों में ये धड़ल्ले से बिक रहा है और लोगों के लिए जानलेवा भी साबित हो रहा है। बाइक सवार युवक की गर्दन चाइनीज मांझे से कट गई। गनीमत ये रही कि युवक धीमी गति से बाइक चला रहा था, वरना गर्दन धड़ से अलग हो सकती थी। युवक को कैथल के निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया और हालात गंभीर होने के कारण उसे PGI रेफर कर दिया गया। मिड टाउन के नवनियुक्त सेक्रेटरी पंकज कपूर ने क्लब के आगामी परियोजनाओं पर बुधवार को जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस साल क्लब की ओर से गर्ल एम्पावरमेंट, पौधारोपण, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कृत्रिम अंग लगवाने, लड़कियों के लिए स्कूल बेंच समेत कई प्रोजेक्ट्स पूरे किए जाएंगे। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन अजय मदान ने 15 लाख पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया, जिसके तहत पंचकुला में प्रथम चरण में 10,000 पौधे लगाए जाएंगे। भवानीखेड़ा के गांव जमालपुर में दो पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक दोनों में आपसी रंजिश के चलते ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं और पत्थरबाजी भी हुई। इस दौरान 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात के बाद घायलों को भिवानी के चौधरी बंसीलाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से गंभीर हालत के चलते चिकित्सकों ने रोहतक PGI रेफर कर दिया। उत्तर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है। सिरसा की जेल में एक बंदी से गांजा, नशीली गोलियां और एक जला हुआ मोबाइल बरामद हुआ। इस मामले में जेल प्रशासन की शिकायत पर सिविल लाइन थाने में बंदी सौरभ और उसके साथी विक्रम के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मामले में सिविल लाइन थाना प्रभारी ने बताया कि जेल स्टाफ और सहायक अधीक्षक को बॉर्डर से सूचना मिली थी। जेल में कोई वस्तु फेंकी गई है, जिसके आधार पर जेल प्रशासन ने CCTV फुटेज को खंगाला। CCTV में पाया गया कि जेल की बैरक नंबर 12 में कोई चीज आकर गिरी है, जिसे हवालाती सौरभ उठाकर ले गया। इसके बाद सौरभ से इस बारे में पूछताछ की गई। बहरहाल जेल में हुई घटना के बाद जेल प्रशासन अलर्ट पर है। करनाल के भूसली गांव के किसान की शिकायत पर विजिलेंस विभाग ने महिला पटवारी समेत उसके 2 साथियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। किसान की जमीन का निरीक्षण करने की एवज में 5,000 की रिश्वत की डिमांड की गई थी, जिसमें किसान ने 5,000 रुपए देने का वादा किया। रिश्वत मांगे जाने की पूरी जानकारी किसान ने विजिलेंस विभाग को दी है, जिसके बाद विजिलेंस विभाग ने कार्रवाई करते हुए महिला पटवारी समेत उसके 2 साथियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बहरहाल आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जुलाना के गांव मालवी में एक विवाहिता की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मायके पक्ष की शिकायत पर ससुराल पक्ष पर मामला दर्ज कर लिया है। ससुराल पक्ष के लोगों ने पीड़िता को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल में लेकर गए, जहां पीड़िता की हालत बिगड़ने से रोहतक PGI रेफर कर दिया गया। वहां PGI ले जाते वक्त पीड़िता ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या करने के आरोप लगाए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पानीपत में एक सुसाइड नोट मिलने का संदिग्ध मामला सामने आया, जिसमें प्रशासन की नींद उड़ गई। दरअसल नूरवाला इलाके के रहने वाले एक युवक ने अपने बड़े भाई के WhatsApp पर सुसाइड नोट भेजा था, जिसके बाद परिजनों ने उसको ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन युवक का अभी तक कुछ पता नहीं चला है, जबकि उसकी बाइक बिंजोल नहर के किनारे पर खड़ी मिली। परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस तफ्तीश में जुट गई और युवक की तलाश जारी है। दिल्ली कैंट में 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म कर जिंदा जलाने के मामले में नगर निगम कार्यालय से नीलम चौक तक रोष प्रदर्शन किया गया। दरअसल दोषियों को सजा दिलवाने की लगातार मांग की जा रही है।
पूरे मामले को लेकर नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के निर्देश के अनुसार ये प्रदर्शन किया गया। उन्होंने सभी देश के लोगों को कहा कि ये बेटी किसी एक की नहीं, पूरे भारत की है। इसको न्याय दिलाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा ताकि जिन दरिंदों ने ये घिनौना काम किया उनको फांसी की सजा दी जाए। जुलाना में मजदूर संगठन ने दिल्ली में बच्ची के साथ दरिंदगी को लेकर रेलवे स्टेशन से लेकर तहसील कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन किया। विरोध करते हुए मजदूर संगठन ने कहा कि सभी आरोपियों को पकड़कर उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्द सजा दिलवाई जाए। प्रदेश के कई जिलों में सफाई कर्मचारियों ने दिल्ली में मासूम के साथ हुई दुष्कर्म की वारदात के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में अंबाला में भी नगर परिषद के गेट पर सफाई कर्मियों ने एकजुट होकर रोष प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों का रोष प्रदर्शन नगर परिषद के गेट से शुरू होकर अंबाला कैंट के मुख्य बाजारों से होता हुआ वापस नगर परिषद में ही खत्म हुआ। सफाई कर्मचारियों ने नगर परिषद कार्यकारिणी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इस ज्ञापन में आरोपियों को फांसी की सजा देने की बात कही गई है। हिसार की खरकड़ी गांव में शहीद सुरेंद्र का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि सुरेंद्र जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए थे, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव लाया गया था, जहां लोगों ने नम आंखों से शहीद को अंतिम विदाई दी। शहीद सुरेंद्र सेना की जाट रेजिमेंट में कार्यरत थे। घर वालों का कहना है कि शहीद सुरेंद्र जुलाई में 20 दिनों की छुट्टी पर अपने गांव आए थे और 5 अगस्त को ही ड्यूटी में लौट गए थे, लेकिन 8 अगस्त को जम्मू कश्मीर के उरी में ड्यूटी के दौरान वो शहीद हो गए। पंचकुला की सेक्टर 16 के इंदिरा कॉलोनी में पुलिस टीम पर बदमाशों ने हमला कर दिया। दो पक्षों का झगड़ा रुकवाने गई थी पुलिस की टीम। उपद्रवियों ने पीसीआर की गाड़ी को निशाना बनाया। हमले में 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। समालखा में हुए सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत। तेज रफ्तार कार ने 3 युवकों को टक्कर मारी। नामुंडा के कार ने बाइक सवार को रौंद डाला। लद्दाख में पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हिमालय राज्यों की संस्कृति से जुड़ी हुई फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 के पहले संस्करण की मेजबानी लद्दाख की राजधानी लेह करेगा। 5 दिवसीय फिल्म महोत्सव 24 से 28 सितंबर से लेह में होगा। यूटी प्रशासन ने ट्विटर पर इसकी जानकारी की घोषणा की है।